सभी लोग आ गए। तो आज की क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज की जेई की क्लास में हम लोग फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स की फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। उसमें टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स का पहला टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स। तो आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपको समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स में मैथ्स के यूज़ होते हैं, जो फार्मूले यूज़ होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन ज़रूर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे 10th या 11th के भी हैं तो उन लोगों को अभी पता नहीं है, इस वजह से ज़रूरी है। जो लोग पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं या 12th कर रहे हैं, उनको तो पता होगा, लेकिन फिर भी ज़रूरी है। और आज की क्लास में हम इसको मैथमेटिकल टूल्स को थोड़ा स्पीडली पढ़ाएंगे और बाद में इसका जो सेकंड टॉपिक है वेक्टर्स, वो भी आज ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में, क्लास के लास्ट में आपको एरर एनालिसिस की कुछ प्रॉब्लम बताएंगे जो आईटी लेवल पे पूछी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल के बारे में। सबसे पहले बताइए व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन से क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? फंक्शन से क्या समझते हो? फटाफट बताओ जल्दी से। व्हाट इज फंक्शन? हाँ बताओ। हाँ, इट इज ए रूल, ठीक है। ऐसे समझिए, ठीक है, बैठ जाओ। ऐसे समझिए कि फंक्शन एक मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट अगर हम दे रहे हैं तो हमें एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है। यूनिक, फाइनाइट, यूनिक का मतलब है सिंगल वैल्यूड। यूनिक फाइनाइट आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम कहेंगे कि दिस मशीन इज वर्किंग एज ए रूल और इट इज एक्टिंग एज ए फंक्शन। जैसे कि आप जो जूसर होता है, जूस की मशीन होती है जूसर, तो जूसर को जब यूज़ करते हैं उसमें आपने वेरियस टाइप के फ्रूट्स डाल दिए, तो फ्रूट्स तो सिंगल फ्रूट भी डाल सकते हैं या वेरियस टाइप के कई मेनी फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, और फाइनली आपको यहाँ पर आउटपुट में जूस मिल रहा है। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है, लेकिन इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए ये मशीन वर्क कर रही है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो मशीन है, ये यहाँ पर फिजिक्स या मैथ्स में फंक्शन है। अब चाहे वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, हम यहाँ पर इनपुट देंगे और वो फंक्शन कुछ वर्क करेगा और एक फाइनली आपको आउटपुट में एक यूनिक फाइनाइट सिंगल वैल्यू आउटपुट के फॉर्म में देगा। तो इनपुट में हम यहाँ पर x दे रहे हैं और ये हमारा फंक्शन है, और फाइनली ये y को प्रोड्यूस कर रहा है। तो x की जो वैल्यूज़, x की जिन वैल्यूज़ से y की सिंगल यूनिक फाइनाइट वैल्यू प्रोड्यूस होती है, x की उन वैल्यूज़ को हम डोमेन कहते हैं। और y की जो वैल्यूज़ प्रोड्यूस होती हैं x की वैल्यूज़ से, उनको हम रेंज कहते हैं। और इस वाले सेट में, अगर सेट के फॉर्म में समझें, तो x की जो वैल्यूज़ एक सेट के फॉर्म में अगर रखी जाएं, एक ग्रुप के फॉर्म में रखी जाएं, तो वो ऑल वैल्यूज़ डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाती हैं। और जो वैल्यू x की वैल्यूज से आउटपुट में हमें प्राप्त हो रही हैं, मिल रही हैं इस फंक्शन के द्वारा, तो ये वैल्यूज़ रेंज कहलाती हैं। लेकिन अगर इसको एक सेट में रखा जाए और सेट में कोई ऐसी वैल्यू भी हो, सेट में कोई एक ऐसी वैल्यू भी हो जो कि जैसे y डैश कोई एक वैल्यू है जो कि x की किसी वैल्यू से ऑब्टेन नहीं हो रही है,
लेकिन इस सेट में मौजूद है, तो हम इस पूरे सेट को कोडोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ये पूरा कोडोमेन है और जितना पार्ट, इसमें से जितना पार्ट एक्स से प्रोड्यूस हो रहा है, ये पार्ट रेंज है और ये पूरा सेट कोडोमेन है। एक्स की जो वैल्यूज वाई की फाइनाइट रियल सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस कर रही हैं, वो डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाती है। फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स की इन वैल्यूज से वाई की ये वैल्यूज प्रोड्यूस करवा रहा है। तो फंक्शन एक रूल है, एक मशीन है, मैथमेटिकल मशीन है, जो कि इन वैल्यूज से उन वैल्यूज को प्रोड्यूस करवा रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स की इन वैल्यूज को ये फंक्शन इन वैल्यूज पे मैप कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो बताइए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है। अगर x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, या x की पावर y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, किसी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं, इनमें से x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x को हम, जो डोमेन में x की वैल्यूज हैं, उनको हम x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और इससे y की वैल्यूज प्राप्त हो रही हैं, तो y की वैल्यूज x की वैल्यूज पर डिपेंड कर रही हैं। हालांकि y की ये वैल्यूज इस फंक्शन के थ्रू प्राप्त हो रही हैं। तो ये जो y की वैल्यूज हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है y, क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो यहां पर अगर हम ग्राफ ड्रा करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, तो ये पैराबोलिक ग्राफ होता है। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 भी है। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ है। अब आप इस ग्राफ को देख करके बताइए, क्या y x का फंक्शन है? क्या y x का फंक्शन है? नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि x की एक सिंगल वैल्यू पर अगर हम देखें तो वर्टिकल लाइन ड्रा करने पर ये वर्टिकल लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल ड्रा की गई है, ये इस ग्राफ को दो जगह कट कर रही है। अगर y की वैल्यूज चेक करो तो x की सिंगल वैल्यू पर y की दो वैल्यूज प्राप्त हो रही हैं, y1 एंड -y1, इक्वल बट अपोजिट साइन की दो वैल्यूज, पॉजिटिव एंड निगेटिव दो वैल्यूज प्राप्त हो रही हैं। तो x की सिंगल वैल्यू पर y की सिंगल वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो रही, बल्कि दो वैल्यूज ऑब्टेन हो रही हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये ग्राफ ड्रा किया गया है, और ग्राफ से हम ग्राफिकली पता कर रहे हैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करके कि x की सिंगल वैल्यू के लिए y की वन वैल्यू, सिंगल यूनिक वैल्यू प्राप्त हो रही है या एक से ज़्यादा वैल्यूज प्राप्त हो रही है। तो दिख रहा है साफ साफ कि ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है। इसका मतलब x की सिंगल वैल्यू पर y की दो वैल्यूज प्राप्त हो रही है। इसका मतलब फंक्शन नहीं है, y इज नॉट द फंक्शन ऑफ x। इस इक्वेशन में y इज नॉट द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, लेकिन अगर हम अंडर रूट लें, वो साइड रूट लें, तो y इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट लेने पर वैसे तो ये +-4ax वैल्यू, दो वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव प्राप्त होंगी, बट अगर हम सिर्फ पॉजिटिव रूट एक्सेप्ट करें, सिर्फ पॉजिटिव रूट अगर एक्सेप्ट करें, एक बात और यहां पे क्लियर कर दूं कि अगर कहीं पर लिखा है y इज इक्वल टू √4ax, समझिएगा, y इक्वल टू √4ax लिखा है, तो इसका मतलब होता है ओनली पॉजिटिव रूट। अगर ये इक्वेशन लिखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका मीनिंग है कि x की सिंगल वैल्यू पर y की दो वैल्यूज इक्वल एंड अपोजिट साइन की प्राप्त होंगी। यहां से y की दो वैल्यूज निकल रही हैं, लेकिन अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू √4x ये पॉजिटिव रूट है। और पॉजिटिव रूट अगर है तो अब अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कैसा आएगा? ओनली पॉजिटिव साइडेड ग्राफ, ये वाला। y की केवल पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव रूट लिया गया है। इसका मतलब सिर्फ पैराबोला का अपर पार्ट आएगा, अपर पार्ट, लोअर पार्ट हटा दूंगा मैं। तो अब आप देखो ये जो ग्राफ है सिर्फ अपर पार्ट ऑफ पैराबोला,
ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ड्रा किया गया है। अब चेक करो कि क्या इस इक्वेशन में y x का फंक्शन है। यस है। अब y x का फंक्शन बन गया है क्योंकि x की सिंगल वैल्यू से y की सिंगल पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। या अगर हम निगेटिव रूट एक्सेप्ट करते तो ग्राफ में ये वाला पोर्शन हटा देते और केवल नीचे वाला पोर्शन निगेटिव पोर्शन एक्सेप्ट करते, तब भी हम कहते कि हाँ फंक्शन है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करने पर सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि फंक्शन है या नहीं है। ये पता करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा कर लो, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर लो। अगर लाइन सिंगल एक जगह कट कर रही है तो फंक्शन है, y x का फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। रिलेशन है, रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम पॉजिटिव रूट ड्रा करें, पॉजिटिव रूट का ग्राफ ड्रा करें तो ये ग्राफ होगा। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा करने के बाद जब हमें सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन पैराबोला का एक्सेप्ट करेंगे हम, तो इस ग्राफ को देख करके इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम आपसे पूछें डोमेन और रेंज बताइए फंक्शन का, डोमेन और रेंज बताइए, तो आप पता ले जाओगे पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन से ये ग्राफ ड्रा किया गया है और इस ग्राफ को देखने के बाद हम समझ पा रहे हैं कि इस इक्वेशन में x की निगेटिव वैल्यूज नहीं पुट की जा सकती, हालांकि इसमें भी नहीं पुट की जा सकती थी। लेकिन डोमेन जब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ड्रा कर रहे थे तो डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर था, बट रेंज जो थी इस वाले में वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी थी। लेकिन यहाँ पर फंक्शन नहीं था, रिलेशन तो था बट फंक्शन नहीं था। ये इस इक्वेशन में y x का फंक्शन तो है, फंक्शन है और डोमेन रेंज दोनों हम ग्राफिकली ऑब्टेन कर सकते हैं। x की पॉजिटिव रियल वैल्यूज पुट करके y की सिंगल यूनिक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है। इसका मतलब इसका रेंज भी पॉजिटिव रियल नंबर है। क्लियर। तो सबसे पहली बात हुई कि फंक्शन क्या होता है, आप समझ गए। और फंक्शन का ग्राफ ड्रा करके हम लोग डोमेन और रेंज ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि फंक्शन किन किन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ये कैसे चेक करते हैं। फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कैसे चेक करते हैं बताइए। हाँ बोलो। इज इक्वल टू हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे। अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों को समझाने के लिए, सपोज करिए कि x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू राइट साइड से अप्रोच करें, x इज इक्वल टू a प्लस h साइड से, पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें। फंक्शन की वैल्यू सपोज करिए y2 है और लेफ्ट साइड से अप्रोच करिए, फंक्शन की वैल्यू y1 है और x इज इक्वल टू a पर एट x इक्वल टू a फंक्शन की वैल्यू fa है। क्लियर। तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस h, या जिसे a प्लस भी लिखते हो आप, a प्लस h लिखो या a प्लस लिखो, मतलब a पर हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं रियल नंबर लाइन पर, है ना। तो x टेंडिंग टू a प्लस पर फंक्शन की वैल्यू y1 है और लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस यानी कि a माइनस h, h टेंडिंग टू 0 लिमिट लगाएं तो fx की वैल्यू y2 है और फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट एट a, फंक्शन की वैल्यू एट a
ये सपोज कर लीजिए y नॉट है, यहाँ पे ये बीच वाली वैल्यू y नॉट है, तो ये है राइट हैंड लिमिट और ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं और फाइनाइट हैं, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर? ये फंक्शन की राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू है, ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू है। डायग्राम में देखो, जब हम x इज a पर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, गौर करिएगा, हम शब्द यूज कर रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं, x इज a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। हम x इज a पर कभी नहीं जाएंगे, केवल उसकी तरफ अप्रोच करेंगे, जितना करीब हो सके उतना करीब जाएंगे, लेकिन x इज a पर करेक्टली या डेफिनेटली या कह लो एग्जैक्टली x इज a पर कभी नहीं जाएंगे। x इज a की तरफ अप्रोच करने का मतलब समझ रहे हैं, जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज तो जाइए, लेकिन a पर ठीक a पर मत पहुंचिए। तो x इज a पर आप डायरेक्टली मत पहुंचिए, अप्रोच कीजिए राइट साइड से। तो राइट हैंड लिमिट निकालिए फंक्शन की, ये y2 है, लेट, तो इधर से हम फंक्शन से इधर से राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे वैल्यू आ रही है y2 पर अप्रोच कर गए। क्लियर? तो राइट हैंड लिमिट मैंने फाइंड की, वो y1 है, जो भी आप मान ली, इसको मैंने y2 माना हुआ है, इसको y1। तो ग्राफ में देखो, राइट हैंड साइड से अप्रोच करो फंक्शन पे, तो फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट y2 है, और लेफ्ट हैंड से अप्रोच करो, इधर से अप्रोच करो, रियल नंबर लाइन पर a माइनस h से अप्रोच करो, तो फंक्शन की वैल्यू y1 है। ऊपर वाली राइट हैंड लिमिट y2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट y1 है। लेकिन ये दोनों अभी डायग्राम में इक्वल नहीं दिख रही हैं आपको, ये दोनों इक्वल अभी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब लिमिट अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये थोड़ा ऊपर दिख रही है, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर दिख रहा है, ये पॉइंट थोड़ा नीचे दिख रहा है, अभी फंक्शन की लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, इन दोनों में से अगर कोई लिमिट इनफाइनाइट आ जाए तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो y1 और y2 फाइनाइट होने चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए y1 y2 इक्वल भी होने चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब RHL और LHL सेम हो, तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहां तक तो बात हो गई लिमिट एग्जिस्ट करने की, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करते हुए डायग्राम में तब दिखेगी जब y1 की वैल्यू y2 के इक्वल हो, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे बने। अब y1 इज इक्वल टू y2 है, चेक करिए। अब जो डायग्राम मैंने बना रहा हूं उसमें y1 y2 सेम है, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है y1 पर, और राइट साइड से अप्रोच कर रही है y2 पर, और y1 y2 सेम लेवल पर है, ठीक है। लेकिन फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू एट ए y0 है। सपोज कर लीजिए y0 यहां पर ना होकर कहीं यहां पर है, ये y0 है। अब मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट y1 है, राइट हैंड लिमिट y2 है, बट एंड बोथ आर इक्वल, y1 इज इक्वल टू y2, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लेकिन अभी भी फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली एट ए y0 है, और y0 यहां कहीं दिख रहा है ये, ठीक। तो अभी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। RHL इज इक्वल टू LHL तो है, लेकिन ये FA के इक्वल नहीं है। तो अभी फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिटिंग वैल्यू तो सेम आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, सेम आ रही है, y1 y2 इक्वल है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस अभी नहीं है, क्योंकि एट ए डायरेक्ट वैल्यू जो है वो डिफर कर रही है। ठीक है ना, पीछे तक बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू एट ए पर एग्जैक्टली इक्वल हो जाए y1 y2 के, अगर ये इसके इक्वल हो जाए
तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट ए तीनों अगर इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर यहां पर ये वाला पॉइंट इसके बहुत करीब होगा, ये वाला पॉइंट इसके बहुत करीब होगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस दिखने लगेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। दिख रहा है? आंखों का रेजोल्यूशन अगर सही है तो अभी आपको इन पॉइंट्स के बीच में गैप दिख रहा होगा, है ना? लेकिन ध्यान से अगर आप देखिए तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू जो कि y1 है, राइट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू जो कि y2 है, y2 और y1 इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू भी y2 और y1 के इक्वल है, यानी कि y0 भी y1 y2 के इक्वल है। तो ध्यान दीजिएगा, इन पॉइंट्स के बीच में जो गैप है वो गैप खत्म हो जाएगा, गैप नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि राइट साइड से भी आप x इज इक्वल टू a के बहुत करीब अप्रोच कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड से भी आप x इज इक्वल टू a के बहुत करीब अप्रोच कर रहे हैं, और x इक्वल टू a पर भी वैल्यू यहां पर दिख रहा है। तो ये तीनों पॉइंट इतना क्लोज हो जाएंगे कि एक के ऊपर एक कोइंसाइड करने लगेंगे और फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्राफिकली समझ में आ रही? कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? तो आपको फंक्शन समझ में आ गया, डोमेन, रेंज, कोडोमेन समझ में आ गया, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू का मतलब समझ में आ गया, और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू अगर डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। तो डायग्राम में ये तीनों पॉइंट्स के बीच का गैप फिर खत्म हो जाएगा और फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस दिखने लगेगा। क्लियर? पीछे तक समझ में आ रहा है? हाँ, कहीं ना समझ में आए तो तुरंत खड़े होकर बोलिएगा कि इस बात को फिर से समझाइए। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी समझ में आ गई। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी? फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? यानी कि डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है? हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, बोलो, हम सुन लेंगे। हाँ ठीक है, बोलो, खड़े होकर बोलो आराम से। हाँ ठीक कह रहे हो, बैठ जाओ, सही कह रहे हो। इसी बात को हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। तुम्हारी बात सही है। अगर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किसी पॉइंट पर, तो हम फंक्शन के उस पॉइंट पर लेफ्ट साइड से टेंजेंट ड्रा करते हैं, राइट साइड से टेंजेंट ड्रा करते हैं, और दोनों टेंजेंट्स के स्लोप्स यानी ग्रेडियंट की वैल्यू, यानी कि dy/dx की वैल्यू अगर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इक्वल आ जाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू सेम आ जाती है, तो हम कहते हैं फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सामने देखें, ये कोई फंक्शन है y x का, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू fx। इसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया है। किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर, किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर, दिख रहा है पीछे से?
जनरेटर चलेगा अभी। x इज इक्वल टू ए, पीछे से दिख रहा है? इन्वर्टर या, अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तो दिखने लगा होगा। तो x इज इक्वल टू ए पर ध्यान दें, x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये चेक करना चाहते हैं। तो हम x इज इक्वल टू ए के लेफ्ट साइड यानी कि a माइनस एच और राइट साइड यानी कि a प्लस एच, दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से एक टेंजेंट खींचेंगे, राइट साइड से टेंजेंट खींचेंगे। अगर दोनों तरफ के टेंजेंट की स्लोप सेम आ जाएगी, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट रियल, फाइनाइट एंड रियल यूनिक वैल्यू आ जाती है, अगर फाइनाइट रियल यूनिक वैल्यू अगर आ जाती है, दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो समझ लीजिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या हमेशा डिफरेंशिएबल होगा? अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ब्रोकन नहीं है ग्राफ, कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा ऑलवेज? नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रा करें, तो पहले y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रा कर लें, और मॉड x अगर लिखा हुआ है, x पर मॉड लगा है या x की इवन पावर है, 2n पावर है, तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो y इक्वल टू मॉड x है, ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। y इक्वल टू x लाइन ड्रा कर लीजिए, मॉड हटा लीजिए, y इक्वल टू x लाइन ड्रा कर लीजिए फॉर द x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव साइड पर ग्राफ ड्रा कर लीजिए, और y एक्सिस को मिरर मान लीजिए और इसकी इमेज बना लीजिए, तो ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पर, ओरिजिन पर x इक्वल टू 0 पर राइट साइड से अप्रोच करूं, तो इस पॉइंट पर अप्रोच करूं इस साइड से, और इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं, तो ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगा और ये एंगल 45 होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, RHD की वैल्यू tan 45 आएगी, ये एंगल 45 है, तो tan 45 की वैल्यू +1 हो जाएगी। अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं x इज इक्वल टू 0 पर, ओरिजिन पर, तो यहां पे टेंजेंट खींचा जाएगा ऐसे, और ये टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव x एक्सिस से 135 डिग्री होगी, तो LHD की वैल्यू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू tan 135 आएगी, की वैल्यू होगी -1, यानी कि -1 आएगी। तो लेफ्ट हैंड टेंजेंट जो खींचा गया है, उस लेफ्ट हैंड टेंजेंट की स्लोप है -1 और राइट हैंड टेंजेंट की स्लोप है +1। तो आप देख पा रहे होंगे कि LHD और RHD इक्वल नहीं है इस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पर, मॉड फंक्शन के लिए। y इक्वल टू मॉड x, ये मॉड फंक्शन है x का, y इक्वल टू मॉड x, तो मॉड फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इस पॉइंट पर राइट साइड से टेंजेंट पॉजिटिव x एक्सिस से 45 डिग्री सबटेंड कर रहा है, यानी कि स्लोप +1 है, और लेफ्ट साइड से टेंजेंट 135 डिग्री पॉजिटिव x एक्सिस से सबटेंड कर रहा है, तो -1 LHD की वैल्यू है। LHD और RHD सेम नहीं है, दोनों हैं तो फाइनाइट, है तो रियल, बट इक्वल नहीं है। इसलिए सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इसलिए इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो एज ए कंक्लूजन, निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर फंक्शन का ग्राफ शार्प टर्न लेगा, कहीं पर फंक्शन का ग्राफ शार्प टर्न लेगा, तो वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर? फंक्शन डिफरेंशिएबल दो स्थितियों में नहीं होगा, एक तो फंक्शन का ग्राफ कहीं ब्रोकन हो यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और दूसरा फंक्शन अगर कहीं शार्प टर्न ले रहा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो रहा है, शार्प टर्न ले रहा है,
तो शॉर्ट टर्म पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है फंक्शन। क्लियर? इसके बारे में कुछ कहेंगे आप लोग? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। अगर x की जगह माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई लिखें तो ये इक्वेशन अनइफेक्टेड रहती है। तो अगर किसी इक्वेशन में x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई लिखने पर इक्वेशन में अगर कोई चेंज ना आए तो फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा होगा वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो x को माइनस एक्स से और y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर अगर इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी कि अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ अगर खींचें तो कुछ ऐसे आएगा। अब आप बताओ x इज इक्वल टू जीरो पर ग्राफ कंटिन्यूअस है? यस है। x इक्वल टू जीरो पर y इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है। x इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं? x इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं? डिफरेंशिएबल तो दिखता है। अगर आप सिंपल डेरिवेटिव ले लो, इसका डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो तो 3x² आ जाएगी। और x इज इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू चेक करो, x इक्वल टू जीरो पर डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करो तो यहाँ x इक्वल टू जीरो लिखो, चाहे जीरो माइनस एच लिखो चाहे जीरो प्लस एच लिखो, चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए पॉजिटिव नंबर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। तो चाहे x टेंडिंग टू जीरो प्लस निकालो और चाहे x टेंडिंग टू जीरो माइनस निकालो, दोनों ही स्थितियों में इसकी वैल्यू माइनस एच का स्क्वायर भी प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच का स्क्वायर भी प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट अगर पुट करोगे तो जीरो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसको आप डायग्रामेटिकली ग्राफिकली दिखाएं तो साफ दिख रहा है कि राइट हैंड कर्व पर टेंजेंट एक्स एक्सिस है और लेफ्ट हैंड पार्ट ऑफ कर्व पर टेंजेंट भी एक्स एक्सिस ही है। ये स्पेशल टाइप का टेंजेंट है। जनरली टेंजेंट ग्राफ के या तो पूरा टेंजेंट ग्राफ के या तो इस साइड पे होता है या तो इस साइड पे होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का टेंजेंट है जो कि इस ग्राफ को क्रॉस कर रहा है। ये क्रॉसिंग टेंजेंट है। तो राइट साइड से ड्रा किया गया टेंजेंट का पार्ट ये है, लेफ्ट साइड से टेंजेंट ड्रा करो तो ये पार्ट ये है। पूरा टेंजेंट ड्रा करो तो ग्राफ को क्रॉस कर रहा है। गौर करिएगा, इस पॉइंट के राइट साइड कॉन्केविटी अप है और इसके लेफ्ट साइड कॉन्केविटी डाउन है, यानी कि कॉन्केविटी की का साइन d2y बाई dx2 कॉन्केविटी को डिसाइड करता है। अगर ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव वैल्यू है तो कॉन्केव अप होता है, और अगर लेस देन जीरो है तो कॉन्केव डाउन होता है। तो किसी पॉइंट के अगर दोनों तरफ कॉन्केविटी डिफरेंट है, चेंज हो रही है, जैसे इस पॉइंट के राइट साइड कॉन्केविटी और इसके लेफ्ट साइड कॉन्केविटी सेम है, कॉन्केव डाउन है, यहाँ पर कॉन्केव अप है, यहाँ कॉन्केव डाउन है। कॉन्केविटी अगर किसी पॉइंट के दोनों तरफ चेंज हो रही हो, यानी कि d2y बाई dx2 का साइन अगर चेंज हो रहा हो तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर d2y बाई dx2 की वैल्यू जीरो होती है। आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, 6x आ जाएगा, और d2y बाई dx2 की वैल्यू चेक करो, जीरो आ जाएगी। एट x इक्वल टू जीरो आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर d2y बाई dx2 की वैल्यू, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो जाती है और उस पॉइंट के दोनों साइड कॉन्केविटी चेंज हो जाती है, लेकिन इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल रहता है। और खासियत यह है कि इस पॉइंट पर जिसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह रहे हैं, इस पॉइंट से क्रॉसिंग टेंजेंट पास होता है। क्लियर? अब मैं आपको याद दिलाता हूं फिजिक्स में इसका कहां यूज है। जो लोग 12th कर चुके हैं या 12th कर रहे हैं, 11th पास कर चुके हैं, वो जानते होंगे अगर वांडर वाल इक्वेशन के अकॉर्डिंग p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये वांडर वाल इक्वेशन है रियल गैस के लिए।
तो अगर पीवी ग्राफ ड्रा करो रियल गैस के लिए, रियल गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा आता है। ये ग्राफ एक T1 टेम्परेचर पर ड्रा किया गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर ड्रा किया गया है। फिर मैं थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाऊं और ग्राफ ड्रा करूं T2 पर, तो ऐसा आएगा, फिर T3 पर ऐसा आएगा। इस तरीके ड्रा करते चलिए। अगर बहुत हाई टेम्परेचर पर ड्रा करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाता है, हाइपरबोला, ठीक है ना। तो मैं दिखाना ये चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं इस ग्राफ में कि जिस टेम्परेचर पर T3 वो टेम्परेचर है जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वाले ग्राफ पर मैक्सिमा मिनिमा ढूंढने से नहीं मिलेगा। उसके नीचे वाले ग्राफ्स पर ये मिनिमा पॉइंट है, ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है। तो जिस टेम्परेचर के नीचे वाले ग्राफ्स पर, जिस टेम्परेचर के से लेसर टेम्परेचर वाले ग्राफ्स पर मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा हो, लेकिन जिस टेम्परेचर पर मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएट आप ना कर पा रहे हो, ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। इस पॉइंट पर d2p/dv2 की वैल्यू 0 होती है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचिएगा तो ये क्रॉसिंग टेंजेंट आएगा, यहाँ पे टेंजेंट खींचिएगा तो वन साइडेड टेंजेंट होगा, यहाँ पे टेंजेंट खींचिएगा वन साइडेड टेंजेंट होगा, ये वन साइडेड टेंजेंट होगा, ये वन साइडेड टेंजेंट होगा। तो गौर करिएगा, इन पॉइंट्स पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पर dp/dv की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। यानी कि हम यहां से मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, इनका फंक्शन है, तो बताइए। जैसे कि सपोज कर लो a = दिया हुआ है 3t² - 2t + 2। अब हमको ये फाइंड करना हो कि वेलोसिटी मैक्सिमम किन किन टाइम पर है, किन किन मोमेंट्स पर है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो कैलकुलस के अकॉर्डिंग अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो टाइम बताइए, वो मोमेंट्स बताइए जिस पर वेलोसिटी मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम dv/dt को 0 पुट कर लेते हैं। जिन पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होगा, जिन पॉइंट, आपने यही तो पढ़ा है ना कैलकुलस में, कि जिन पॉइंट्स पर dy/dx 0 होता है, यानी कि टेंजेंट की स्लोप dy/dx ही तो कहलाती है। टेंजेंट की स्लोप को dy/dx कहते हैं। तो टेंजेंट की स्लोप जिन पॉइंट्स पर 0 होती है, तो हाईएस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ही और dy/dx की वैल्यू 0 होगी ही। तो dy/dx को 0 पुट करना हमको ये बताता है कि वो उन पॉइंट्स की बारे में जानकारी देता है। तो dv/dt को 0 पुट करके हम ये फाइंड करेंगे कि किन किन मोमेंट्स पर वेलोसिटी आइदर मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो dy/dx को 0 क्यों पुट करते हैं, समझ में आ रहा है? किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू x की किन किन वैल्यूज पर है, ये फाइंड करने के लिए, लोकल मैक्सिमा पॉइंट या लोकल मिनिमा पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग dy/dx को 0 पुट करते हैं। और dy/dx को 0 पुट करके एक इक्वेशन बनती है, उसको सॉल्व करके हम x की वैल्यूज, यानी कि इस इक्वेशन में t की वैल्यूज निकाल सकते हैं, जिन पर फंक्शन आइदर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। फिर डबल डेरिवेटिव पे चेक करते हैं, d2y/dx2 पे चेक करते हैं, d2y/dx2 पे चेक करते हैं कि पॉजिटिव साइन आ रहा है d2y/dx2 का। डबल डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा होता है, मिनिमा होता है। अगर d2y/dx2 का साइन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा। याद आ रहा है? तो जो बच्चे 11th के हैं वो लोग इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लें क्योंकि 12th वाले बच्चे तो जानते ही हैं, लेकिन 11th वालों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं कि अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वान डर वाल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर P की वैल्यू V के टर्म्स में फाइंड करें और PV ग्राफ ड्रा करें, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P जो है V का फंक्शन है। वैल्यू निकाल लो, इससे निकल आएगी। P = V - B को नीचे ले जाओ, a/v² को राइट साइड भेजो, तो इक्वेशन RT/V - B - a/v² बन जाएगी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P जो है V का फंक्शन है।
तो P और V का ग्राफ ड्रा कर लीजिए। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स वो होंगे जहां पर फंक्शन यानी कि प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है। तो ऐसा फाइंड करने के लिए कि कहां कहां पर प्रेशर मैक्सिमम मिनिमम है, हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे dp/dv, इसको 0 पुट करेंगे, पहला स्टेप। फिर हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, dp/dv को 0 पुट करेंगे या dy/dx को 0 पुट कर रहे हैं और फाइंड कर रहे हैं कि v की किन वैल्यूज पर प्रेशर मैक्सिमम या मिनिमम है। तो इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करके v की वैल्यूज निकल आएंगी और v की वैल्यूज निकलने के बाद हम ये चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव पर, यानी कि d2p/dv2 पे चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसको वेरीफाई करेंगे। तो अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो फंक्शन मिनिमा होगा और अगर d2y/dx2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो मैक्सिमा होगा। क्लियर? लेकिन अगर d2y/dx2 की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होता है? तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो ये d2y/dx2 की वैल्यू डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आने का मतलब है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के चांसेस हैं। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग टेंजेंट पास होता है। तो आप इस ग्राफ को देखिए जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर खींचा गया है। इस पॉइंट पर d2p/dv2 की वैल्यू 0 आएगी ही। क्लियर? तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो वान डर वाल इक्वेशन से ग्राफ खींचा गया है, इसमें जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है यही क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये क्रिटिकल वॉल्यूम होता है जिसकी वैल्यू 3b होती है। यहाँ से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये क्रिटिकल प्रेशर होता है जिसकी वैल्यू a/27b² होती है। और ये जिस टेम्परेचर पर ग्राफ ड्रा किया गया है इसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, इसकी वैल्यू 8a/27 RB होती है। और क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के एबव गैस को प्रेशराइज करके लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। जिस टेम्परेचर के बिलो गैस को प्रेशराइज करके लिक्विफाई किया जा सकता है उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं फॉर दैट गैस। जैसे ऑक्सीजन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर -119 डिग्री सेल्सियस है, नाइट्रोजन के लिए -117 डिग्री सेल्सियस है, हाइड्रोजन के लिए -263 डिग्री सेल्सियस है, हीलियम के लिए -240 डिग्री सेल्सियस है। तो सभी गैसेस के लिए, सभी रियल गैसेस के लिए उनका अपना अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसके एबव उसे प्रेशराइज करके लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। उस टेम्परेचर पर या उसके नीचे गैस को प्रेशर लगाकर लिक्विफाई किया जा सकता है। और जब पढ़ाएंगे आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स तब बताएंगे। सामने देख लीजिए, एक सेंटेंस में बोल दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक गैस को प्रेशराइज किया जा रहा है लेकिन गैस गैसियस फॉर्म में है। फिर हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक प्रेशर को डिक्रीज करने के बावजूद हम वॉल्यूम को डिक्रीज होने से नहीं रोक पा रहे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक गैस लिक्विफाई हो रही है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। फिर यहाँ से यहाँ तक हम लिक्विड को प्रेशराइज करके कंप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर के गैस पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है और फिर यहाँ से यहाँ तक गैस को प्रेशराइज करके लिक्विड को प्रेशराइज करके कंप्रेस किया जा रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो डिफरेंशिएबिलिटी का यूज समझ में आ रहा है। मैं फिजिक्स में यूज भी दिखा रहा हूं आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई व्हीकल मोशन में है, उसका एक्सेलरेशन इतना है, उसका एक्सेलरेशन इतना है, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, बताइए t = 2 सेकेंड पर उस पर लगने वाला जर्क कितना है? एक्सेलरेशन इतना है, t = 2, t = 2 सेकेंड पर जर्क बताइए। जर्क होता है, जिन लोगों को नहीं पता हो जान लीजिए, जर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन dA/dt। तो इसको डिफरेंशिएट करने को हम कह रहे हैं, तो आ जाएगा 60 - 2। अब आप t की जगह 2 सेकेंड पुट कर दीजिए तो 6 × 2 12, 12 - 2 = 10। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ये जर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको
फिजिक्स में बहुत जगह डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट दिया हो और वेलोसिटी निकालनी हो, क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो और आपसे कहा जाए वेलोसिटी निकालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, तो आप डिफरेंशिएट कर दोगे, है ना, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एस की वैल्यू सपोज करो कुछ दी हुई है 60 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 2 ऐसे कुछ दी हुई है मान लो, या s इज इक्वल टू दिया हुआ है मान लो a साइन ओमेगा टी, कुछ भी टाइम के फंक्शन में। ये टाइम का साइन फंक्शन भी दे सकते हैं या एल्जेब्रिक फंक्शन भी दे सकते हैं, कैसा भी फंक्शन दिया हो। अगर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और आपसे कहा जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, तो क्या करोगे? इंस्टेंटेनियस पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव होती है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब अगर आपसे कहें कि एक्सीलरेशन फाइंड करो, तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सीलरेशन होता है। अगर जर्क पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सीलरेशन का टाइम डेरिवेटिव जर्क होता है। क्लियर? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसका टाइम डेरिवेटिव करके। अगर एक्सीलरेशन निकालना है वेलोसिटी से तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो d2s बाई dt2 यानी कि s का डबल डेरिवेटिव, या इसका एक और फार्मूला बनता है v dv बाई ds। तो अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ s दी हो और कहा जाए एक्सीलरेशन बताओ, तो dv बाई ds निकालोगे और उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सीलरेशन निकल आएगा। तो आपको डेरिवेटिव का यूज समझ में आ रहा है? अगर मोमेंटम दिया हो और आपसे कहा जाए फोर्स निकालो, तो आपको न्यूटन सेकेंड लॉ से पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो आप मोमेंटम की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में और फोर्स निकल आएगा। ठीक है? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हो और आपसे कहा जाए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो किसी पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और आप जानते हैं फैराडे के सेकंड लॉ से नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मान लो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 ऐसे कुछ दी हुई है। आपसे पूछा जाए t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ईएमएफ बताओ। किसी कॉइल से किसी टाइम t पर पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, ईएमएफ बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। तो आप डिफरेंशिएट कर लोगे और t डिफरेंशिएट करने के बाद t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दोगे, t की जगह ईएमएफ निकल आएगा। तो डेरिवेटिव कब निकालते हैं? जब हमें किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो, जब हमें किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो तब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव के दो यूज हैं। एक तो जब हमें किसी क्वांटिटी का टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो तब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। और दूसरा यूज है अगर हमें किसी फंक्शन या किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना हो तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं, dy बाई dx को 0 पुट करते हैं, उससे x की वैल्यूज निकलती हैं जिन पर फंक्शन आइदर मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। तो d2p बाई dv2 की वैल्यू या डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पर केवल चेक करते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, ये चेक करते हैं। समझ गए? फिलहाल फिजिक्स में अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि बताओ x की किस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है या टाइम की किस वैल्यू पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो आप सिंपली डिफरेंशिएट कर लेना, इक्वल टू 0 पुट कर लेना,
और टाइम की वो वैल्यू निकाल लेना जिस पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। वेलोसिटी कितनी मैक्सिमम है निकालने के लिए वापस वेलोसिटी की इक्वेशन में टी की वैल्यू जो निकाली है पुट करके देख लेना। अगर मैक्सिमम पूछ रहा तो मैक्सिमम ही होगा, डबल डेरिवेटिव पे चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फिजिक्स में नहीं होती। मैथ्स में तो होती है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है चेक करो, है ना, लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है चेक करो। फिजिक्स में अगर मैक्सिमा पूछ रहा तो मैक्सिमा ही होगा। तो डिफरेंशिएशन की मीनिंग समझ में आ गई और फिजिक्स में कहाँ कहाँ उसका यूज़ होना है ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन का यूज़ देखते हैं। तो इंटीग्रेशन का यूज़ बताएंगे, उसके पहले एक क्वेश्चन ज़रा आप ट्राई करिए। ये सेल है जिसका ईएमएफ ई गिवन है, ये एक रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आर एक्स है, ये एक रेजिस्टेंस है R1 और ये एक रेजिस्टेंस है R2। इस तरीके से कनेक्टेड हैं, डायग्राम में शो किया गया है। बताइए आर एक्स की किस वैल्यू पर, फाइंड वैल्यू ऑफ आर एक्स एट विच पावर डिलीवर्ड ऑन इट, इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड ऑन इट इज मैक्सिमम। क्वेश्चन आइटम पूछा गया है। आर एक्स की वो वैल्यू फाइंड करिए जिससे कि इस पर डिलीवर्ड पावर बाय द बैटरी बाय द सेल मैक्सिमम हो। करके बताइए, करिए मत, केवल करने का तरीका बताइए कैसे करोगे। बोलो। पेन कापी से करिए, पेन कापी से का यूज़ करके करिए मत, केवल मुझे तरीका बताइए, मेथड बताइए। करने में टाइम लगेगा, टाइम ना वेस्ट करिए। कैसे करेंगे बोलो। हाँ तुम ही से पूछ रहे हो, हाँ तुम बताओ। तुम बताओ कैसे करेंगे। अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। जब भी किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम वर्ड आ जाए तो समझ लो कैलकुलस लगेगी, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेरी सिंपली, इसमें करंट आई आप सपोज कर लीजिए कि ये सेल आई करंट सेंड कर रही है, अपने पॉजिटिव एंड से करंट सेंड करती है सेल। यहाँ पर आकर के डिवीजन होगा करंट का, I2 इस पर जाएगी, I1 इस पर जाएगी, और आप देख रहे हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है। तो टोटल रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद RX के साथ सीरीज में कनेक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हो जाएगा RX प्लस R डैश, यानी कि RX प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का मुझे पता चल गया है। अब मैं EMF पे डिवाइड करूंगा तो करंट सेंट बाय द सेल आ जाएगी, करंट सेंट बाय द सेल आ जाएगी। I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल R, दैट इज E अपॉन R प्लस R डैश, RX प्लस R डैश। समझते जाइएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत चौंक दीजिएगा मुझे। ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो जो इस ब्रांच का वोल्टेज है वही इस ब्रांच का वोल्टेज है।
वोल्टेज सेम है, इस वजह से ये दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में फार्मूला 1/R1 + 1/R2 लगता है, तो टोटल रेजिस्टेंस R डैश इन दोनों का कंबाइंड ये निकल गया। फिर इसके साथ ये सीरीज में है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके एक R डैश सीरीज, एक सिंगल रेजिस्टेंस R डैश लगाएं तो वो R डैश और RX सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस RX + R डैश हो गया, सीरीज में R1 + R2 फार्मूला लगता है, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। टोटल रेजिस्टेंस से EMF पे डिवाइड करें तो करंट सेंट बाई द सेल आ जाएगा। अब ये करंट RX पर फ्लो हो रही है, तो पावर जनरेटेड, हीट डेवलप्ड पर सेकेंड, इसको कहते हैं पावर डेवलप्ड या पावर डिलीवर्ड। पावर डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड, PH = फार्मूला है I²R। तो RX पर निकाल रहे हैं, RX पर, तो यहाँ RX लिख देंगे। I की वैल्यू जो निकाले हैं हम, ये यहाँ पर पुट कर देंगे, तो E²/RX + R का होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू RX। इतना ठीक है, इतना सही है ना। मैंने I की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हमें पावर एज ए फंक्शन, पावर की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ RX पता चल गई, पावर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ RX पता चल गई। तो पावर लिखा है Y की जगह और RX लिखा है X की जगह, तो Y एज ए फंक्शन ऑफ X पता चल गया ना हमें। तो अब क्या करना है, हमको ये निकालना है कि RX की किस वैल्यू पर pH मैक्सिमम है, तो हम डिफरेंशिएट कर दें, dpH/dRX, RX के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। RX की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर pH मैक्सिमम हो, यही तो लिखा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ RX एट विच पावर डिलीवर्ड ऑन इट इज मैक्सिमम। तो इसको, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, dpH/dRX, इसको डिफरेंशिएट करिएगा आप घर पर बैठ करके, मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, अब आप कर लोगे ना। डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। उनमें से एक फार्मूला ये है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, u और v दोनों x के फंक्शन अगर हैं, तो दो फंक्शन u और v हैं x के, इनका डिफरेंशिएशन करना है तो बारी बारी से करते हैं। पहले u का कर लेते हैं इंटू v प्लस v का, u इंटू v का डिफरेंशिएशन। ये सिंपल सा पहला फार्मूला है प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए। दो फंक्शन का डिवीजन अगर हो, u/v का डिफरेंशिएशन करना हो, तो क्या करते हैं, फार्मूला क्या बनता है, हाँ, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम यहां पर लगाएंगे, RX को न्यूमरेटर में मानेंगे और डिनोमिनेटर में RX + R का होल स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये फार्मूला लगाएंगे, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। कर लोगे ना सब लोग घर पे, हैं क्या? कोई बात नहीं बेटा, इसीलिए तो मैं फार्मूले बता रहा हूं, इसीलिए तो मैं आज फिजिक्स की क्लास में गणित पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स की क्लास में मैथ्स पढ़ा क्यों रहा हूं। मैंने आज टॉपिक क्या दिया था, फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स, मैं फिजिक्स की नींव डाल रहा हूं, फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिकल टूल्स। तो मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स दे तो रहा हूं, आप लीजिए, मैथमेटिकल हथियार, मैथमेटिकल अस्त्र दे रहा हूं आपको। गौर करिएगा, एक बचपन में कहानी आपने पढ़ी होगी, एक दो दोस्त थे, एक के पैरों में प्रॉब्लम थी, लंगड़ा था वो, और एक के आंखों में प्रॉब्लम थी, ब्लाइंड था, अंधा था, और उनके गांव में आग लग गई। तो दोनों दोस्त पक्के दोस्त थे, तो लंगड़े वाले को अंधे वाले ने अपने कंधों पे बिठा लिया। उसने कहा, भैया तुम्हारी आंखें ठीक हैं, चल नहीं पा रहे हो, तो मेरे कंधों पे बैठ जाओ, आग लगी हुई है, तेजी से भागना है, तो मैं अंधा हूं, दिखाई नहीं पड़ रहा, तो तुम मुझे मेरे कंधे पे बैठ जाओ, रास्ता बताते जाओ, मैं भागता जाऊंगा, ठीक है। तो हम ये कहानी क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि फिजिक्स जो है वो आंखें हैं, और मैथ्स जो है वो पैर हैं, टूल्स हैं। तो बिना मैथमेटिकल टूल्स के फिजिक्स में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आपको मैथ्स आनी ही चाहिए।
आपको मैथ्स आनी ही चाहिए। आइंस्टीन साहब की मैथ्स बहुत बढ़िया थी, उन्होंने फिजिक्स में रिसर्च करने के पहले मैथ्स अच्छे से पढ़ डाली थी। न्यूटन साहब ने पूरी डिफ्रेंशिएशन, पूरी इंटीग्रेशन कुछ ही महीनों में डिस्कवर कर दी थी। न्यूटन फिजिसिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, बट उन्होंने पूरी कैलकुलस न्यूटन साहब ने बनाई है। बात समझ में आ रही? तो आपको फिजिक्स अगर अच्छे ढंग से समझनी है तो पहले मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। फिजिक्स कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, बट उसको सॉल्व करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसमें प्रोसीड करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स चाहिए। बिना मैथमेटिकल टूल्स के फिजिक्स पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप समझ गए, ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, पहला फार्मूला, ये डिफरेंशिएशन का दूसरा फार्मूला है, और कुछ फार्मूले और हैं जो बुक्स में आपको मिल जाएंगे। उनमें पहला फार्मूला डिफरेंशिएशन का है ये d/dx x to the power n, nx to the power n-1, d/dx sin x cos x, d/dx cos x minus sin x, d/dx e to the power x, e to the power x, d/dx a to the power x, log a e। ठीक है, तो कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले आप जैसे log e बेस x डिफरेंशिएशन d/dx 1/x, log ऑफ a बेस x डिफरेंशिएशन करें d/dx, क्या आएगा 1/x log a बेस e, यहां उल्टा लिख दिया है, e बेस a। फार्मूले हैं, मैंने भी बचपन में याद किए थे, आप भी अपने बचपन में याद कर लो, याद करने पड़ेंगे। ये फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। तो ये कुछ मैंने फार्मूले लिखे हैं, आप बाकी बुक से देख लीजिएगा, बुक में सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। d/dx ऑफ फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज इस फार्मूले का होता है, सबसे ज्यादा। फिर नेक्स्ट इसका, या कहीं कहीं थोड़ा बहुत इसका या इनका, एक आध जगह, बाकी सबसे ज्यादा यूज इसी फार्मूले का होता है। इसमें बायो स्टूडेंट कितने हैं? कोई है? बायो मैथ्स कंबाइंड स्टूडेंट कोई है? हाँ देखो एक बच्चा है। तो तुम्हारा एम जो है सिर्फ जेई है या नीट भी है? नीट भी दोगे? हैं? सिर्फ जेई? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन में, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमा या मिनिमा वर्ड लिखा हुआ दिखाई पड़ जाए तो समझ लेना कि कैलकुलस लगेगी, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जीरो डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना पड़ेगा। जैसे ही आप अब आगे बोल रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन आप घर पे करिएगा, इस फार्मूले को लगा करके, इस वाले न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर वाले इस वाले फार्मूले को यूज करके इसका डिफरेंशिएशन करिएगा। rx के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन मिलेगी, उसको जीरो के इक्वल पुट करिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा rx इज इक्वल टू r डैश। ये r डैश है, ये r डैश है। यानी कि मैं फाइनली आपको बताऊं, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता हूं, तो एक थ्योरम पढ़ाता हूं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जब मैं पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि जब किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, जब इंटरनल, इन दोनों के टोटल रेजिस्टेंस को सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ठीक इक्वल हो जाता है तो बैटरी या सेल इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम पावर सेंड करती है या डिलीवर करती है या ट्रांसफर करती है। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। क्लियर? आ रहा ना समझ में? तो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तब मैं इसकी चर्चा फिर से करूंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि हमको यहां पर डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना है कि मैक्सिमम पावर कितनी Rx की किस वैल्यू पर डिलीवर हो रही। अच्छा, कितनी मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही, अगर ये निकालना हो तो Rx की जगह R डैश पुट कर दो इस फार्मूले में। इस फार्मूले में Rx की जगह यहाँ और यहाँ Rx की जगह R डैश पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा E²/4 R डैश। इतनी मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। पीछे समझ में आ रहा है सबको?
तो डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा आपको उन क्वेश्चंस में जिन क्वेश्चंस में मैक्सिमा या मिनिमा पूछा जाए। एक क्वेश्चन और पेश करता हूं, आपको सरप्राइज भी होगा थोड़ा सा। ये रोड है, यहां पे आपका कॉलेज है और यहां पर आपका घर है, ये आपका हाउस है और ये आपका कॉलेज है। कॉलेज से आप निकल के घर तक जाना चाहते हैं। ये तो रोड है लेकिन ये कच्चा रास्ता है, ठीक। और क्वेश्चन में दिया गया है कि रोड पर जब आप साइकिल चलाते हैं, आप साइकिल से आ रहे हैं, साइकिल चलाते हैं तो वेलोसिटी v है, और जब आप कच्चे रास्ते पर आते हैं तो वेलोसिटी n टाइम्स कम हो जाती, v/n हो जाती। अब ये बच्चा जो है साइकिल से चला अपने कॉलेज से और यहाँ कहीं से मुड़ करके घर तक जा रहा है। इसको मिनिमम टाइम में कॉलेज से घर पहुँचना है। t शुड बी मिनिमम, क्वेश्चन में कहा गया है t शुड बी मिनिमम। कितने मिनिमम टाइम में ये आ जाएगा? और पूछा वैसे तो पहले ये गया है कि ये बच्चा कहाँ से मुड़ जाए जिससे कि इसको कॉलेज से घर तक आने में मिनिमम टाइम लगे। और ये डिस्टेंस दी हुई है, ये वाली डिस्टेंस दी हुई है l। रोड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाउस की l दी हुई है। अब आप सोच के बताइए कि बच्चा कहाँ से मुड़ जाए। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ से मुड़ जाए तो मिनिमम टाइम में पहुँच जाएगा? नहीं बेटा, अरे इसको कम, यहाँ पर वेलोसिटी जैसे 20 है और n की वैल्यू मान लो 2 है या 4 है, मान लो यहाँ वेलोसिटी 20 है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कच्चे रास्ते पे चल रहा है, n की वैल्यू मान लो 4 है तो 5 से चलेगा। डायरेक्ट अगर यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा पहुँचने में। और अगर पूरा पहले यहाँ तक चले फिर यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर आए तब भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको कहीं बीच से ही मुड़ना पड़ेगा, इस रास्ते पर कहीं बीच किसी पॉइंट पी से मुड़ना पड़ेगा। तो कहाँ से मुड़ना पड़ेगा ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये डिस्टेंस टोटल आप d मान लोगे, यहाँ से मान लोगे कि x डिस्टेंस से ये टर्न कर जाता है कच्चे रास्ते पर, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना हो गया? x/v। रोड पर चलने का टाइम हो गया x/v प्लस ये डिस्टेंस कितनी है? अगर ये पूरी d है तो ये d-x हो जाएगी, इतनी d-x हो जाएगी। ये l है तो पाइथागोरस से ये एंगल 90 डिग्री है, पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकालो तो d-x का होल स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस निकल आएगी। और इसको आप वेलोसिटी v/n से डिवाइड करोगे क्योंकि कच्चे रास्ते में वेलोसिटी n टाइम्स कम हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये टोटल टाइम हो गया। अब देखो मैंने t की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल ली है, t की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल ली है, यानी कि t एज ए फंक्शन ऑफ x निकल आया है। अब हमको ये पता करना है कि x की किस वैल्यू पर t मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, dt/dx इज इक्वल टू 0। आ रहा ना समझ में? जहां ना समझ में आएगा तो बता दीजिएगा। तो पुट करेंगे dt/dx इक्वल टू 0। हम कैलकुलेशन करके नहीं दिखाएंगे, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। t की वैल्यू x के टर्म्स में आ गई। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा घर पर बैठ करके, x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 पुट करिएगा, आपको x की वैल्यू मिलेगी जहां से इसको मुड़ जाना चाहिए। आ रही बात समझिए? ताकि इसको मिनिमम टाइम लगे यहां से यहां तक आने में, कॉलेज से घर तक आने में। क्लियर? इतना सब आप करोगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और एक शॉर्टकट बताऊं? शॉर्टकट सुनिए, लेकिन ये शॉर्टकट आप तभी यूज कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता हो। अब मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, सरप्राइज हो जाओगे। आपने पढ़ा होगा कि जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में लाइट जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हटती है, और अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के ठीक बराबर हो तो कॉमन बाउंड्री को ग्रेस करते हुए जाती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल फिनोमेना है। और अगर इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल से जरा सा ज्यादा कर दें, C+dc कर दें, तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है रे, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की इवेंट को सफर करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्लियर?
पढ़ा है आपने? पढ़ा है ना? तो एक बात यहाँ, इतना तो आपने पढ़ा है, लेकिन टीचर ने ये नहीं बताया होगा कि जब रिफ्रैक्शन की इवेंट होती है या रिफ्लेक्शन की इवेंट होती है तो इन दोनों इवेंट्स में टाइम मिनिमम टाइम का पाथ चूज करती है लाइट। अब आज सुन लीजिए, ये बात फरमैट साहब ने बताई थी। फरमैट एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट। तो फरमैट साहब ने ये बात बताई थी कि लाइट चूजेस सच ए पाथ इन विच टाइम इज आइदर मिनिमम आर मैक्सिमम आर कांस्टेंट। लाइट हमेशा ऐसे पाथ को चूज करती है, सिलेक्ट करती है, जिसमें इसको मिनिमम टाइम लगे या मैक्सिमम टाइम लगे या कांस्टेंट टाइम लगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के दोनों केस मिनिमम टाइम के केस हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स के क्वेश्चन में लगा रहा हूं। ये ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, और इधर से रे आएगी डेंसर मीडियम से रेयर में ग्रेज करती हुई जाएगी अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, ठीक है। और आपको पता होगा क्रिटिकल एंगल का फार्मूला होता है sin c इज इक्वल टू 1/μ। और म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और म्यू क्या होता है? म्यू क्या होता है? वो फैक्टर होता है जिस फैक्टर से वेलोसिटी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिड्यूस होती है। म्यू का कॉन्सेप्ट ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम। जिस मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं। तो गौर करिएगा, अपने क्वेश्चन में लाइट अगर इधर से आ रही, इस कॉन्सेप्ट में लाइट अगर डेंसर से आ रही है, रेयर में ग्रेज करती हुई जा रही है, सी एंगल पर आ रही है तो 90 डिग्री पर जाती है, और लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को भी होल्ड करती है। अगर इधर से जाएगी तो इधर चली जाएगी। इसको कहते हैं उत्क्रमणीयता का नियम हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इधर से लाइट आएगी तो इधर चली जाएगी, इधर से आएगी तो इधर चली जाएगी। क्लियर? यानी कि डेंसर मीडियम से सी एंगल पे फॉल करोगे तो रेयर में 90 डिग्री पे जाएगी, रेयर से 90 डिग्री में फॉल करोगे तो डेंसर में क्रिटिकल एंगल पर इंटर करेगी। बात समझ में आई? अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां लगा रहा हूं और क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा। यहां से चला बच्चा, यहां तक आया, ये नॉर्मल खींचो, ये एंगल 90 डिग्री है, ये क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। लाइट मिनिमम टाइम में पहुंचती है रिफ्रैक्शन के केस में, और रिफ्लेक्शन के केस में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट मिनिमम टाइम में पहुंचती है। तो मिनिमम टाइम में पहुंचने का ही क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चा जो है किस जगह से मुड़ जाए ताकि मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। तो यहां से मान लिया P पॉइंट से टर्न कर रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, और अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल है तो सामने देखो ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा, है ना? ठीक, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो साइन सी, अब अपने क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ इज इक्वल टू ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से साइन सी की वैल्यू लिखो d माइनस एक्स अपॉन ये डिस्टेंस। साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो d माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख रहे हैं ट्राइंगल में। और म्यू क्या है? व्हाट इज म्यू? म्यू है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। तो v अपॉन vm इज v बाई n, v कट गया, म्यू की वैल्यू है n, तो म्यू की जगह हम लोगों को n लिखना है जो क्वेश्चन में n दिया हुआ था। तो म्यू की जगह n लिख दिया मैंने, म्यू की जगह यहां पर n लिख दिया जाएगा, म्यू इज इक्वल टू n। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है डायरेक्टली। आ रहा समझ में? तो मैंने लाइट का कॉन्सेप्ट यूज किया है। लाइट रेयर से डेंसर से रेयर में जाती है तो क्रिटिकल एंगल पे फॉल करती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे ग्रेज करती हुई निकलती है। और ये केस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का जो केस है ये मिनिमम टाइम का केस है, मिनिमम टाइम में ट्रेवल कर रही है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि किस जगह से बच्चा मुड़ जाएगा। तो ये क्रिटिकल एंगल का फार्मूला है, म्यू की जगह n लिखा गया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालना है।
निकल आएगा ना। अब आपको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, केवल साइन सी इक्वल टू 1/n लिखिए और साइन सी की वैल्यू इस ट्राइंगल से लिखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और सॉल्व करके x निकाल दीजिए, क्वेश्चन हो गया। डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट मिनिमम टाइम में ट्रेवल करती है रिफ्रैक्शन के दौरान, और उस कॉन्सेप्ट को हम यहां यूज कर ले रहे हैं। अब आ जाइए इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन कब करते हैं? इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? हाँ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इन्होंने कुछ इस तरीके का इस तरीके से जवाब दिया, जैसे मैंने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो इन्होंने कहा इनके घर के सामने। फिर इनसे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो इन्होंने कहा इनके घर के सामने। जब दोनों से पूछा तो इन्होंने कहा कि हम दोनों लोगों का घर आमने सामने है, तो एड्रेस तो पता ही नहीं चला। अगर मैं पूछूं कि इंटीग्रेशन क्या है तो आप कहोगे डिफरेंशिएशन का रिवर्स, मैं पूछूं डिफरेंशिएशन क्या है तो आप कहोगे इंटीग्रेशन का रिवर्स। तो बात कहाँ मत क्लियर हो रही है? बात अभी क्लियर नहीं हुई है। तो इंटीग्रेशन, हाँ पीछे से भी कोई बोला, वो कुछ ठीक बोल रहे हैं आप। इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, एडिशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, जोड़ना, एडिशन की प्रक्रिया, समेशन की प्रक्रिया। लेकिन कब जरूरत पड़ती है? इंटीग्रेशन या समेशन दोनों का एक ही मतलब है, जोड़ना, समेशन करना, प्रोसेस ऑफ समेशन। लेकिन हम समेशन का यूज कब करते हैं और इंटीग्रेशन का यूज कब करते हैं? कुछ तो फर्क होगा। समेशन का यूज तब करते हैं जब हमें डिस्क्रीट नंबर्स को जोड़ना हो या डिस्क्रीट फंक्शंस को जोड़ना हो, मतलब उनके बीच में गैप हो। जैसे आपसे कहें कि 1 3 5 7 को जोड़ो, तो इसमें समेशन, इस एडिशन को समेशन कहेंगे। ये वाला, इस वाले सिग्मा से यूज कर, सिग्मा से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि 1 से लेकर 7 तक ऑल नंबर्स का सम करो, अब इसके बीच में बहुत सारी नंबर्स आ गई, अब इनके बीच में डेसिमल वाली नंबर्स भी इंक्लूड हो गई। अब इन नंबर्स के बीच में एक कंटिन्यूटी आ गई। तो अगर कंटिन्यूअस नंबर्स हैं या कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं तो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है समेशन की जगह। समेशन का मतलब भी है ऐड करना, इंटीग्रेशन का मतलब भी है ऐड करना। क्लियर? अब मैं कुछ एग्जांपल पेश करता हूं। अगर एक्सेलरेशन दिया हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिया हो और आपसे कहा जाए वेलोसिटी निकालो, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है और आपसे कहा जाए वेलोसिटी निकालो, तो आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर वेलोसिटी दी हो और एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप डिफरेंशिएट करोगे अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर एक्सेलरेशन दिया हो और जर्क निकालना हो तो अगेन डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है जो यहां करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जर्क दिया हो और एक्सीलरेशन निकालना हो, या एक्सीलरेशन दिया हो और वेलोसिटी निकालना हो, और वेलोसिटी दी हो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, रिवर्स चलना हो, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर एक्सीलरेशन मान लो दिया है 2t और आपसे कहा जाए फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना? तो क्या करोगे आप? एक्सेलरेशन को लिखोगे dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखोगे dv अपॉन dt इज इक्वल टू लिखोगे 2t, और dt को ऊपर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दोगे बोथ साइड, 0 टू t, एंड इनिशियल वेलोसिटी दी रहेगी। इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी t इक्वल टू 0 पर
इनिशियल वेलोसिटी मान लो 1 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 1 है, t टाइम पर वेलोसिटी v मान लो, इधर लिमिट लगेगी 1 टू v और इधर लिमिट लगेगी 0 टू t। ये जिस इंटीग्रेशन में लिमिट अप्लाई कर देते हैं वो कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और उसका एरिया डेफिनेट होता है। अब अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ग्राफिकली इसी बात को समझाएं, तो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ खींचो, a इज इक्वल टू 2t, a और t के बीच में कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। y लिखा है y इज इक्वल टू mx, tan इनवर्स 2 स्लोप है इसकी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब हमसे वेलोसिटी निकालने को कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये एरिया फाइंड कर देंगे। एक्चुअली 0 से t तक इंटीग्रेट करके, 0 से ये 0 टाइम है, ये t टाइम है, 0 से t इंटीग्रेट करके अगर इस AT ग्राफ के अंडर में जो एरिया है, अंडर द एरिया कवर्ड बाय AT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, AT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया आ रहा है, ये एरिया चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है, ये क्या आ रहा है? t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक फार्मूला लगेगा, आप इंटीग्रेशन के भी कुछ बेसिक फार्मूले जान लीजिए। पहला फार्मूला है x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला n इज नॉट इक्वल टू -1 के लिए है, मतलब n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो, ये फार्मूला एप्लीकेबल है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx क्या होता है? बोलो log e बेस x। साइन x इंटीग्रेशन dx क्या होता है? माइनस cos x। इंटीग्रेशन cos x dx sin x। गौर करिएगा, अगर इंटीग्रेशन पर लिमिट नहीं लगी है तो इसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तब हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, वो ऐड करना पड़ता है। ये एक सर्टेन लिमिट में बाउंडेड एरिया को नहीं शो करता। गौर करिएगा, ये जो इंटीग्रेशन है, ये एक्चुअली अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n एक फंक्शन मानूं और x एक्सिस पे x लूं और एक ग्राफ ड्रा करूं, ठीक है, तो इस ग्राफ का एरिया शो करता है एक पर्टिकुलर इनिशियल वैल्यू से एक जनरल वैल्यू x इक्वल टू एक्स के बीच। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इनिशियल पॉइंट तो फिक्स है, आगे का पॉइंट फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों फिक्स हैं। यानी कि हम एक सर्टेन एरिया फाइंड करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये वाला एंड फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। क्लियर? तो ये इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूले हैं, मैंने भी बचपन में याद किए थे, आप भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये फार्मूले याद कर लीजिएगा, तभी आप आगे क्वेश्चन में बढ़ पाओगे, वरना इंटीग्रेशन फंस जाएगा, आप बैठे रह जाओगे, इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो खैर, इसका इंटीग्रेशन बताइए इस फार्मूले से, जल्दी बताओ इस फार्मूले से। हाँ, t²/2 आ जाएगा, t²/2 आ जाएगा। जब लिमिट लगाओगे 0 से t, ये 2 कट जाएगा और अपर लिमिट पहले पुट की जाती है, ये रूल है। t की जगह पहले अपर लिमिट पुट करें, माइनस साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करें, ये रूल है। तो t² - 0² तो t² ही आ जाएगा RHS में। LHS में बोलो क्या आएगा? यहाँ v की पावर 0 मान लो, यहाँ v की पावर 0 मान लो, और ये फार्मूला फिर से लगाओ, तो v की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 यानी कि v आएगा, और लिमिट लगाओ तो आएगा v - 1। समझिएगा ध्यान से। तो v की वैल्यू प्राप्त होगी, v की वैल्यू मिलेगी 1 + t²। अब देखिए वेलोसिटी आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर हमसे पूछा गया था कि वेलोसिटी बताओ 2 सेकेंड पर, तो आप t की जगह 2 लिख लेना। अब अगर हमसे पूछा जाए बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल क्या है, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन गौर करिएगा वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी प्राप्त होगी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी मिलेगी। ये वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, तो जर्क को एक बार इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन को अगेन इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में
तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को अगेन इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब हमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए t टाइम पर, तो क्या करेंगे, v को लिखेंगे ds/dt और फिर dt को ऊपर ले जाकर के अगेन इंटीग्रेट करेंगे, v की जगह लिखेंगे ds/dt इज इक्वल टू 1 + t²। अब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताना तुरंत, इंटीग्रल dt 1 dt को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, t² dt, लिमिट लगाओ 0 से t, 0 से t। अगर पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा है, अगर पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा है तो लिमिट यहाँ 0 to s आएगी। और अगर कहीं से मान लो उसने दिया कि t = 0 पर वेलोसिटी ये थी इनिशियल वेलोसिटी, और t = 0 पर इनिशियल पोजीशन 0.5 मीटर थी, तो फिर यहाँ पर लिमिट 0.5 लगेगी। t = 0 पर इनिशियल पोजीशन क्वेश्चन में दी रहेगी, तो 0.5 to s लिमिट लगाएंगे LHS में और RHS में 0 to t। अब आप इसका इंटीग्रेशन बोलो, तुम बोलो। अरे बेटा ये फार्मूला लगाओ ना, t यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 को t⁻0 मानो ना। मैथ्स के स्टूडेंट हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, तो इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही, t⁻0 का इंटीग्रेशन करना है, t⁻0 + 1 अपान t⁻0 + 1 अपान 0 + 1, t⁻1 आएगा बेटा, t आएगा, t⁻1 अपान 1 यानी t आएगा। आज दिमाग स्लो चल रहा है तुम्हारा, तो t⁻1 आएगा और t² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t⁻3/3। अब ये फार्मूला फिर लगाओ ना, t² dt लिखा, x की जगह t लिख लो, तो t² dt इंटीग्रेशन क्या आएगा, t⁻2 + 1 अपान 2 + 1, t⁻3/3। आज मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं इसलिए इतना बता भी दे रहा हूं, वरना आगे फिजिक्स की क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा स्पीड में तो कह दूंगा कर लेना खुद से। मैं मान के चल रहा हूं कि आप IIT की तैयारी कर रहे हो, आपको मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है। आज घर पे जाके ये सब फार्मूले याद कर लेना, चाहे आप बच्चा हो 11th के और चाहे आप बच्चे हो 12th के, चाहे आप बच्चे हो 10th के। 2 मिनट और, बस 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ। तो s - 0.5, अब आप 1 मिनट रुक जाओ, s - 0.5 को राइट साइड ट्रांसफर कर देना, तो s की वैल्यू t के फंक्शन में आ जाएगी। ये जो s आ रहा है, ये s जो आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। और s - 0.5 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुने एक एक बात, s है डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, और s - 0.5 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो s - 0.5 की वैल्यू बताना, यानी कि इसकी वैल्यू t की वैल्यू पुट करके बताना, और अगर ओरिजिन से पूछा जाए तो 0.5 को उधर ले जाके ट्रांसफर करके जोड़ देना, s की वैल्यू निकालना। इतनी बात समझ में आ रही? तो इस इक्वेशन से क्या निकल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। नेवर डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फार्मूला। अब अगर आपसे कहा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ कैसे निकालोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ कैसे निकालोगे? वेलोसिटी, गौर करें आखिरी सेंटेंस आज की क्लास का, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस नहीं आएगी। इस फार्मूले से डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और स्पीड होती है वेलोसिटी का मॉडुलस, तो इसका मॉड लगाना पड़ेगा, v का मॉड लगाना पड़ेगा, और टाइम से मल्टीप्लाई करके 0 से t इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। मॉड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं अगले टर्न पे इसका रहस्य खोलेंगे। अरे वो अटेंडेंस शीट दे देना, अटेंडेंस शीट दे देना।